Okay, question number 23 is the gadolinium belongs to the 4f series. Its atomic number is 64. Find out the correct electronic configuration of the gadolinium. Okay, so symbol of the gadolinium is the GD. Options are xenon 4f7 5d1 6s2. Second, xenon 4f6 5d2 6s2. Third, xenon 4f8 6s2. And last one, xenon 4f9 5s1. Okay, मैंने आपको ट्रिक भी दी है इसकी, देखो गैडोलिनियम इज द मिडल एलिमेंट। ओके, मिडल मैंने कैसे ढूंढा, आपको थियरी सिखाते वक्त मैंने आपको एक बात कही थी कि इन लैंथेनाइड सीरीज फर्स्ट मिडल एंड लास्ट एलिमेंट के डी के ऊपर कितना आता है 1, डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आता है 1। 11th आवर में क्या करना है ये ट्रिक बताई थी मैंने। प्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी कर सकते हो। ओके, तो अगर एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, डी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, तो 54 प्लस ये 2 प्लस ये 1, ओके, तो 64 होने के लिए कितने लगेंगे, 7 लगेंगे। तो ये क्यों होता है 2 मींस ये सेकंड ऑप्शन भी सही था, बट डी के ऊपर 2 नहीं है 1 ही है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है 14। ओके, एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी 14 होती है, तो एफ ऑर्बिटल 14 में स्टेबल है या फिर 7 में स्टेबल है या फिर 0 में स्टेबल है। तो ये एफ ऑर्बिटल यहाँ पर 7 क्यों होता है, ड्यू टू हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल स्टेबिलिटी रूल के हिसाब से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कुछ एलिमेंट के बारे में ऐसे होता है, लैंथेनाइड सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट मिडल एंड लास्ट, एक्टिनाइड में भी फर्स्ट मिडल एंड लास्ट के बारे में ऐसे होता है, बट कुछ सेकंड एलिमेंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ एलिमेंट एक्टिनाइड में ऐसे दिखाते हैं। ओके, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर, तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा ये कंटेंट। ओके स्टूडेंट, so we'll discuss the next. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है कि interstitial compounds are formed, देखो interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of the metal. Find incorrect statement, incorrect statement हमें ढूंढना है यहाँ का। So about interstitial compound, फर्स्ट ऑप्शन है high melting boiling point as compared to parent metal or pure metal. सेकेंड है वेरी हार्ड, नेक्स्ट रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, लास्ट है केमिकली वेरी रिएक्टिव। ओके, सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या मींस व्हाट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है, अगर कोई मेटल सरफेस है तो उस पर छोटे स्मॉल पोर्स रहते हैं। ओके, हर एक की साइज डिफरेंट होगी, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। उस पर कोई भी गैस एब्सॉर्ब होगा तो वो क्या करेगा, ट्रैप करेगा और कुछ टाइम इंटरवल के बाद कंपाउंड तैयार करेगा। तो उस कंपाउंड को हम रस्ट भी बोलते हैं, रस्ट। ओके, करोजन होता है, रस्ट हो, आयन के बारे में रस्ट बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो आयन एंड रस्ट में क्या क्या डिफरेंस होगा, ऐसा क्वेश्चन कहा गया है। ओके, सो केमिकली वेरी रिएक्टिव जो ऑप्शन है, मीन्स हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ये बात सही है। वेरी हार्ड भी रहते हैं, रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी भी सही है, बट ये वाला जो कंटेंट है वेरी रिएक्टिव, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनर्ट वर्ड होना चाहिए था, inert, inert. Okay, so last option is the correct one. Okay, interstitial compounds are chemically inert, reactive नहीं होते, so last option is the correct, which is the incorrect statement. समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का लास्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, so let us solve the next question. So let us discuss the question number 25. In dichromate dimer, first option, 4 chromium oxygen bonds are equal, 6 chromium oxygen bonds are equal, all chromium oxygen bonds are equal, and all chromium oxygen bonds are unequal. So this is the structure of the dichromate, that is the K2Cr2O7. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, in short Cr2O7 2 माइनस, या फिर K2Cr2O7 भी कह सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बीच वाला जो है, ओके, जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट को अटैच करता है, ये वाला फर्स्ट टेट्राहेड्रल यूनिट, ये वाला सेकंड टेट्राहेड्रल यूनिट। ओके, या फिर इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड यूनिट बोलो। ये वाला ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनकर ही रहेगा, ओके, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड बनकर रहेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये वाले क्रोमियम है, इस पर 3 ऑक्सीजन है, ये वाले क्रोमियम पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 बार डबल बॉन्ड है, बट ये वाला ऑक्सीजन माइनस है, तो ये माइनस वाला रेजोनेंस में जाने के बाद डबल बॉन्ड बन सकता है, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, ये वाला डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ये अगर रेजोनेंस में आ गया
तो ये भी क्या होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सो डबल बॉन्ड मीन्स क्या, देखो ये वाला क्रोमियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये भी बन सकता है डबल बॉन्ड रेजोनेंस के बाद। ये वाले तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये बन सकता है डबल बॉन्ड। बट ये बीच वाला ऑक्सीजन है वो परमानेंटली क्या है, सिंगल बॉन्ड बनकर ही रहेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। ओके, तो कितने ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम है, ये 3 और इस साइड के 3, सो 3 + 3 6 एंड 2 की डिफरेंट रहेगी। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल। ओके, ये ऑप्शन सही होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, और ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, आई थिंक 1998 में पूछा गया था क्वेश्चन। स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। ओके, तो स्ट्रक्चर भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। तो एनसीईआरटी ड्रिल हमारे यहाँ पर खत्म हो गए। अब हम कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी लेंगे व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट एग्जाम एंड सीईटी आल्सो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी कॉर्नर्स में से मैं क्वेश्चंस लूंगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड कंपाउंड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस आर K2Cr27, NH4 twice, CiCl6, VOSO4, नेक्स्ट K3CuCN4। ओके, ऐसे वाले कंपाउंड्स है। सो हमें क्या ढूंढना है, पैरामैग्नेटिक एंड कलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल एलिमेंट दैट इज सेंट्रल मेटल आइटम वहां पर कौन सा है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर K2Cr27 में क्या है, क्रोमियम इज द सेंट्रल मेटल, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ओके, कैसे निकाली, इसको बोलो K2Cr27 को बोलो, K को बोलो 2, यहाँ पर बोलो 2x, यहाँ पर बोलो -14 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। यहाँ पर NH4 ट्वाइस TiCl6 है, यहाँ पर टिटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। बट कैसे निकाली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालते देखो, NH3 को 0 माना जाता है, बट NH4 को +1, एक NH4 को +1, तो 2 NH4 को कितने आएंगे 2। सो 2, ये NH4 2 को क्या कहेंगे 2। ओके, क्योंकि एक को 1 प्लस चार्ज है, तो NH4 2 को बोलेंगे 2। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइटम को मैंने अंडरलाइन किया है, सो इसको बोलेंगे x। सो 2 + x - 6, एक क्लोरीन को -1, 6 क्लोरीन को -6 इज इक्वल टू 0। 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। नेक्स्ट, VOSO4 का कैसे निकालेंगे, वैरेडियम की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो V को बोलेंगे कैपिटल X या फिर X बोलेंगे। ओके, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको बोलते हैं X। यहाँ पर आगे वाला जो ऑक्सीजन है V के आगे वाला, उससे बोलेंगे -2। एक ऑक्सीजन को कितना होता है -2 ऑक्साइड में। ओके, परऑक्साइड में -1 होता है, बट यहाँ पर ऑक्साइड की बात करेंगे। सो ऑक्सीजन पर -2, और आगे वाला जो SO4 है उसको कंबाइन ले लो, इसको भी -2 कहो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 और SO4 का -2, सारा का सारा SO4 ले लो, SO4 का -2। सो x -2 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। सो वैनेडियम को कितना है +4। नेक्स्ट है K3CuCN4, तो यहाँ पर K3 का है 3, Cu का x, Cn का है -4 इज इक्वल टू 0। सो 3 + x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो +1। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालते हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहता है, ये आगे वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये वाले कंटेंट है मेंस एडवांस के लिए भी पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है ये भी बताता हूँ। कि क्रोमियम 6 में D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, मींस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले पता होना चाहिए। उसके बाद में क्रोमियम में से 6 इलेक्ट्रॉन हटाओ, दैट इज 6+ आएंगे ना, 6+ आएंगे। सो क्रोमियम के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में से 6 इलेक्ट्रॉन गए, तो डी में बचेगा 0 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही टिटेनियम के इलेक्ट्रॉन 4 हटाए गए, तो टिटेनियम 4+ बनेगा, डी में 0 इलेक्ट्रॉन। वैनेडियम के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में से 4 इलेक्ट्रॉन हटाओ, डी में बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। कॉपर में से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में से 1 इलेक्ट्रॉन हटाओ, डी में बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। सो डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स आर देयर। सो डी में 0 है, 0 है, 1 है, 10 है। ओके, सो 0 एंड 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे उसमें। डी में 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब एंड 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। तो डी में 0 कैसे डायमैग्नेटिक, डी में 0 है डायमैग्नेटिक, डी में 10 है डायमैग्नेटिक। ओके, बट ये वाला जो कंटेंट है डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द पैरामैग्नेटिक। डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन पूछा गया है पैरामैग्नेटिक कौन सा है कंटेंट, पैरामैग्नेटिक, एंड कलर्ड कौन सा है। सो पैरामैग्नेटिक तो अकेला यही है, देखो पैरामैग्नेटिक वैनेडियम वाला कंपाउंड ये है, और ये कलर्ड भी है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड ऑफ कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड दैट इज डी ट्रांजिशन।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन हो या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन हो, आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद में रखनी पड़ेगी कि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो कंपाउंड कलर्ड होगा। कलर कौन सा है एग्जैक्ट वो हम इंस्ट्रूमेंटेशन से भी पता कर सकते हैं। ओके, उसके लिए डिफरेंट थियरीज भी है, जैसे कि क्रिस्टल फील्ड थियरी भी है। ओके, नंबर ऑफ थियरीज है उस पर, वो चीजें हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कलर्ड है या फिर कलरलेस है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज colored and unpaired electrons है that it means that it is a paramagnetic। बट बच्चों को लगेगा सर यहाँ पर तो डी जीरो है, डायमैग्नेटिक है, समझ में आ गया। व्हाट अबाउट कलर्ड? तो डी में जीरो इलेक्ट्रॉन है तो कलरलेस होना चाहिए था ना बच्चों। दिस इज एक्सेप्शनल केस। तो बच्चे बोलेंगे सर कितने एक्सेप्शनल केस है? दो ही है। ओके, दो ही है, दो से रिलेटेड बातें हम यहाँ पर करेंगे। दो ही है मीन्स व्हाट, उस दोनों कंपाउंड का ओके क्या किया है वहां पर टेक्स्ट में मेंशन किया गया है। K2Cr2O7 एंड KMnO4। K2Cr2O7 एंड KMnO4 में सेंट्रल एलिमेंट है क्रोमियम एंड मैंगनीज रिस्पेक्टिवली। K2Cr2O7 में है क्रोमियम, KMnO4 में है Mn। तो उसमें डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दैट इज डायमैग्नेटिक। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है उसमें, फिर भी वो कलर्ड दिखाता है बिकॉज एक्सेप्शनली ये क्या दिखाता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के अगर होते हैं तब भी वो कंपाउंड कलर दिखाता है, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कलर दिखाएगा, मीन्स वो कंपाउंड कलर दिखाएगा। समझ में? ओके स्टूडेंट, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी कलर दिखाता है कंपाउंड, ये फिक्स बात है। बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है किसी कंपाउंड में, बट वो कंपाउंड क्रोमियम का है, क्रोमियम 6+ और मैंगनीज 7+ का है, दैट इज K2Cr2O7 या फिर KMnO4, तब भी वो कंपाउंड कलर दिखाएगा बच्चों। K2Cr2O7 and KMnO4 these are the exceptional one, okay, because of charge transfer spectra। याद में रखना पड़ेगा आपको कि डी में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है फिर भी वो कलर दिखाता है बिकॉज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ओके, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या है इसके बारे में मैंने थ्योरी में डिटेल में आपको सिखाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो। और यहाँ पर क्या है? D10 है, डायमैग्नेटिक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और कलर्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक का तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर, और कलर्ड भी है वो। ओके, डी ट्रांजिशन की वजह से। सो आंसर इज द VOSO4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, VOSO4 क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, VOSO4। सो क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपके सामने आता है तो आपको इस ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तब भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? ओके ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या है? नॉन कॉपर अलॉय इज डॉट डॉट। तो नॉन कॉपर मीन्स व्हाट? ऐसा अलॉय होना चाहिए उसमें कॉपर नहीं रहना चाहिए। सो सोल्जर, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड बेल मेटल, मैंने आपको समझाया है ये वाला कंटेंट। ओके, सो कॉपर के इतने सारे अलॉय है। ओके, तो ये कॉपर के अलॉय है, इसका मतलब क्या? इसमें कॉपर प्रेजेंट है। जैसे कि देखो कॉपर के अलॉय ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, बेल मेटल, जर्मन सिल्वर। तो इसमें कॉपर एंड Zn है। ब्रास में 60+ 40%, ब्रॉन्ज में है कॉपर टीन 90+ 10%, 90% मीन्स कॉपर, 10% मीन्स Sn टीन। नेक्स्ट गन मेटल में है कॉपर, Sn जिंक 88%, 10%, 2%। नेक्स्ट बेल मेटल में है कॉपर एंड Sn। देखो यहाँ पर दोनों सेम ही लगते हैं, ये ब्रॉन्ज वाला कंटेंट और ये बेल मेटल वाला कंटेंट दोनों सेम है, कॉपर Sn। बट यहाँ पर 90-10% है और यहाँ पर 80+ 20% है। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर में है कॉपर, जिंक एंड निकेल। यहाँ पर कॉपर है 20-50%, 20-50%। यहाँ पर जिंक है 25-35% एंड निकेल है 10-35%। ओके, तो ये कॉपर वाले अलॉय है। क्वेश्चन पूछा गया है नॉन कॉपर अलॉय। नॉन कॉपर मीन्स कॉपर नहीं रहना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर देखो सोल्जर, यहाँ पर ये अलॉय किसका है? Sn एंड Pb का है। ओके, आपके सामने ऑप्शंस ओनली सोल्जर, ब्रास, ब्रॉन्ज, बेल मेटल ऐसे दिए जाएंगे, बट मैंने अब यहाँ पर लिखा हुआ है Sn एंड Pb बिकॉज इट इज अलॉय ऑफ Sn एंड Pb। यहाँ पर कॉपर नहीं है, सो आंसर कौन सा होगा? सोल्जर, क्योंकि यहाँ पर कॉपर नहीं है, बाकी सभी चीजों में कॉपर है। देखो ब्रास, ब्रॉन्ज एंड बेल मेटल, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड ये वाला बेल मेटल, यहाँ पर कॉपर है, सभी चीजों में कॉपर है। सो ये इसको बोलते हैं कॉपर अलॉय, कॉपर के सारे अलॉयज है। सो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गलतियां हो सकती है, क्योंकि परसेंटेज पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो परसेंटेज कैसे याद रखे, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप। मैंने आपको इसके PDF भी सेंड किए हैं, बट एग्जाम से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले अलॉयज
ओके, इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट K2Cr2O7 एंड KMnO4 से रिलेटेड जो कुछ बातें मैंने आपको ट्रिक से समझाई है रिएक्शन रिलेटेड, वो बातें रिवाइज करो नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक में मार्क्स जो जाते हैं बहुत स्टूडेंट के, वो K2Cr2O7 KMnO4 से रिलेटेड क्वेश्चन में ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रिक्स बच्चों को याद में नहीं आती या फिर पढ़ाई नहीं की होती, एक बार पढ़ाई की होती है बाद में रिवाइज करना भूल जाते हैं, इस तरह से उनका मीन्स क्या होता है, वो भूल जाते हैं वो पढ़ना, और एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नॉन कॉपर अलॉय का क्वेश्चन जो मैंने सिखाया आपको, तो सारे कॉपर के अलॉय पहले ढूंढे मैंने यहाँ पर। ओके, तो कॉपर के अलॉय के बारे में भी क्वेश्चन की हमारी तैयारी हो गई यहाँ पर। ओके, अगर मैंने ओनली नॉन कॉपर अलॉय ये सोल्जर बता दिया होता तो मेरा काम खत्म हो जाता। बट बच्चों आपकी स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि नॉन कॉपर अलॉय बोला है तो आपको कॉपर अलॉय कितने हैं वो भी पता चलना चाहिए, ताकि आगे जाकर अगर कॉपर अलॉय के बारे में क्वेश्चन आ जाए तब आपको उसका भी आंसर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा डी एंड ये ब्लॉक टॉपिक खत्म होता है। एनसीईआरटी ड्रिल्स, एनसीईआरटी कॉर्नर एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं आपको। तो जेईई मेंस, एडवांस एंड सीईटी लेवल के भी क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे कवर कर दिए।